वेलकम टू ऑल इंजीनियर्स। हम लोग टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर पढ़ रहे थे। एयर ब्लास्ट, एयर ब्रेक, बल्क वायल और मिनिमम वायल, ये 4 टाइप के हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा 2 टाइप और है, वैक्यूम और SF6। आज वैक्यूम हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने जितने भी ब्रेकर्स पढ़े उन सब में जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वो है आर्क का बनना। और हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब भी फॉल्ट आने पर फॉल्ट करंट को खत्म करने के लिए फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट में से मूविंग कांटेक्ट जब पुल होता है, मूविंग कांटेक्ट जब फिक्स्ड कांटेक्ट से सेपरेट होता है तो उनके बीच में आर्क बन जाता है। और उस आर्क के बनने का जो हमने कारण देखा वो ये देखा कि जब कांटेक्ट सेपरेट होते हैं तो कांटेक्ट का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि एरिया बहुत कम हो जाता है इसलिए कांटेक्ट का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, बहुत ही कुछ स्पॉट्स से सेपरेशन होता है। तो उस लार्ज रेजिस्टेंस और फॉल्ट करंट के कंबाइंड इफेक्ट से दोनों कांटेक्ट के बीच में हीट इतना ज्यादा जनरेट होता है कि जो मीडियम है, जो एयर हो या वायल हो या जो भी हो, वो मीडियम आयोनाइज हो जाता है। एयर में हमने देखा आयोनाइज हो जाता है, वायल में हमने देखा डिकम्पोज हो जाता है। तो मीडियम आयोनाइज हो जाता है और उस आयोनाइज्ड मीडियम के थ्रू करंट पास करने लगता है, आर्क कंटिन्यू रह जाता है। फिर उस आर्क को बुझाते हैं वो अलग बात है, बट आर्क बन जाता है। ये जो आर्क बनता है ये एक्चुअली इसमें 2 कारण हैं। एक तो कारण है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के कारण उस मीडियम का आयोनाइज हो जाना, चाहे एयर हो या वायल हो तो वायल का डिकम्पोज हो जाना, एक तो कारण ये है। दूसरा कारण है, ये जो कारण है हीट के कारण आयोनाइज होना, इसको कहते हैं थर्म आयोनिक एमिशंस, है ना। थर्म आयोनिक बोलते हैं लोग, ऐसे मैंने ब्रेक करके बोला आपको, थर्म आयोनिक एमिशंस। टेम्परेचर के कारण जो होता है। एक दूसरा भी इसके पीछे कारण है और वो ये है कि जब कांटेक्ट सेपरेट होते हैं तो दोनों कांटेक्ट का जो सरफेस है, फिक्स्ड कांटेक्ट, मूविंग कांटेक्ट, दोनों का जो सरफेस है, उस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के कारण उनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। जैसे ये रिलीज हुआ, हीट जनरेट हुआ, सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए और वो बाहर निकल करके इन दोनों के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स के साथ, वायल के मॉलिक्यूल, एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ हिट करते हैं, कॉलिजन करते हैं। और उस कॉलिजन से और भी ज्यादा आयंस जनरेट होते हैं और ये फर्दर फिर ये इसको कोलाइड किया, वो उसको किया और यहां से तो रेगुलरली इलेक्ट्रॉन्स निकल ही रहे, सरफेस से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो मीडियम के आयंस को हिट कर रहा है, मीडियम्स के मॉलिक्यूल्स को हिट कर रहा है, वहां से और आयंस जनरेट हो रहे हैं। एक ये कारण है, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के कारण आयंस का प्रोड्यूस होना, ये भी हीट का ही कारण है, बट इलेक्ट्रॉन्स निकल के मॉलिक्यूल्स को हिट करता है, वहां से ये आर्क बनना फिर चालू होता है। एक ये कारण है। दूसरा कारण हीट के कारण मीडियम का अपने आप आयोनाइज हो जाना। ये दोनों कारण मिलकर के आर्क बनाते हैं, है ना। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा होगा कि इस आर्क के प्रोडक्शन का जो जड़ है वो है मीडियम, क्योंकि पहले वाले केस में थर्म आयोनिक एमिशन में भी मीडियम ही लार्ज हीट के कारण आयोनाइज हुआ और दूसरा जो केस है इलेक्ट्रॉन एमिशन, उसमें भी इलेक्ट्रॉन जाकर के मीडियम के मॉलिक्यूल्स को ही हिट किया और उससे फिर आयोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो दोनों का ही मेन कारण है मीडियम। अगर कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा जो कांटेक्ट सेपरेट हो रहा है वो किसी मीडियम में ना हो, उसके चारों तरफ कोई मीडियम ही ना हो, तो ना तो हीट से कोई आयोनाइज होगा, नहीं हो पाएगा, मीडियम ही नहीं आयोनाइज क्या होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे अवश्य, क्योंकि जब कांटेक्ट सेपरेट होंगे तो हीट जनरेट होगा,
तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जरूर, लेकिन उनको कोई मिलेगा ही नहीं कोलाइड करने के लिए, है कि नहीं। सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले लेकिन मीडियम ही नहीं है, तो कोई नहीं मिल रहा है कोलाइड करने के लिए, किसी को आयोनाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो भी थोड़ा देर तक चलेगा, फिर वो भी एनर्जेटिक लो एनर्जेटिक होकर खत्म हो जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था की जाए ताकि जो कांटेक्ट सेपरेट हो रहे हैं वो किसी मीडियम में ना हो, अगल बगल कोई मीडियम ना हो, ना कोई गैस हो, ना एयर हो, नथिंग, ना वायल हो, कुछ नहीं, तो क्या होगा कि कोई आर्क बनने का चांस नहीं होगा। तो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड यूजिंग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, है ना। कि वैक्यूम क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे, निर्वात जिसको हिंदी में कहते हैं, कि वो उसमें कोई मीडियम नहीं है। एक्चुअली जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mm of Hg या 760 टॉर जो भी कहिए, क्योंकि 1 टॉर इक्वल टू 1 mm of Hg होता है, तो जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे अगर नीचे, उससे कम प्रेशर, मतलब कैसे होता है कम, एयर निकाल लें अगर, है ना, किसी में से अगर एयर को हम बाहर निकाल लें तो उसमें वैक्यूम हम क्रिएट कर रहे हैं। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर आप कम ले जाते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। बट जिस टाइप के वैक्यूम की हमको आवश्यकता है ब्रेकर में, ताकि आयोनाइजेशन वगैरह कुछ ना हो, वो हमें मिलता है लगभग 10 टू दी पावर -4 से लेकर के 10 टू दी पावर -6 टॉर या -6 mm of Hg, 1 mm of Hg इक्वल टू 1 टॉर। जब इतना कम प्रेशर होगा 10 टू द पावर 4 से लेकर के 10 टू द पावर -6 के बीच में, यानी 10 टू द पावर -5 लेते हैं, तो जब इतना कम प्रेशर होगा तो उस कंडीशन में जो उतने हीट पर भी, जितना हीट जनरेट होता है उतने हीट पर भी कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन्स को कोलिजन भी किसी के साथ नहीं होगा। तो अगर हम इस प्रेशर को अचीव कर पाए तो हम कॉन्टेक्ट्स को उसमें सेपरेट कर सकते हैं और बिना आर्क के अपना काम कर सकते हैं। आर्क ही नहीं बनेगा तो बहुत फास्ट ऑपरेशन होगा, ऑटो रिक्लोजर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेनी एडवांटेजेस, क्योंकि सबका समस्या का जड़ आपका आर्क बन जा रहा है, तो उसको क्वेंच कीजिए, बुझाने में टाइम लग रहा है कि नहीं। तो ये है वैक्यूम का मेन, ये कि कोई मीडियम नहीं है तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन आर्क एक्सटिंक्शन, आर्क बनेगा नहीं, हालांकि बनता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, बट बहुत ही फास्टली, इवन इन 40 मिलीसेकेंड्स के ऑर्डर में हम उस आर्क को क्वेंच कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक तो हमने ये देखा कि वैक्यूम में चूंकि कोई मीडियम नहीं है इसलिए कोई थर्म आयोनिक एमिशन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन के एमिशन से आयंस जनरेट नहीं होंगे, तो आर्क नहीं बनेगा। दूसरा एक और बेनिफिट क्या है, सो जरा देखिए, यहां पर 3 फिगर्स हैं, आप पहले इसको देखिए। फॉर 9.4 mm डायमीटर टंगस्टन कॉन्टैक्ट, जो एक डाटा है कि अगर जो हमारे फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट है वो अगर टंगस्टन के बने हुए हो और सर्कुलर, जैसे ये है ना, इसका अगर आप देखें नीचे से तो सर्कुलर, हाँ इस तरह का ये है और ये दोनों सर्कुलर है और टंगस्टन का बना हुआ है सपोज, और ये 9.4 mm इनका डाया है। तो अगर ऐसा है, कॉन्टैक्ट्स इस टाइप के हैं और अगर उनके बीच में जो सेपरेशन है, गैप, वो अगर 1.25 mm है, इनके बीच में सेपरेशन अगर 1.25 mm है और अगर इनके बीच में जो मीडियम है वो एयर है, इनके बीच में मीडियम अगर एयर है तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कितने वोल्टेज पर हो जाएगा, 2.5 किलो वोल्ट पर हो जाएगा, है ना। अगर इनके बीच में गैप 1.25 mm है तो 2.5 किलो वोल्ट पर आर्क बन जाएगा और इनसे करंट पास होने लगेगा। वही अगर उनके चारों तरफ वैक्यूम है, अगर वैक्यूम में ये सेपरेट हो रहे हैं और इनके बीच का गैप अगर 1.25 mm है, दैट इज वेरी स्मॉल, 1.25 mm गैप है तो भी ब्रेकडाउन कितने वोल्टेज पर होगा, 100 किलो वोल्ट, वेरी हाई वोल्टेज, 100 किलो वोल्ट पर ब्रेकडाउन होगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी वैक्यूम की है कि बहुत कम गैप में बहुत हाई आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रहा है, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है।
कम गैप की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए मूविंग कॉन्टेक्ट को इसमें वैक्यूम में हम लोग देखेंगे कि मूविंग कॉन्टेक्ट को पुल किया जाता है स्प्रिंग प्रेशर से, है ना। जितना ज्यादा आपको गैप बनाना है, जितना ज्यादा गैप बनाना होगा कॉन्टेक्ट के बीच में, उतना ज्यादा उस मूविंग कॉन्टेक्ट को खींचना होगा, है कि नहीं। ज्यादा गैप बनाना होगा तो ज्यादा खींचना होगा इसको। अब जब इसको ज्यादा खींचना है तो उसके लिए स्प्रिंग का यूज करते हैं, तो स्प्रिंग का फोर्स भी ज्यादा होना चाहिए। और स्प्रिंग का फोर्स मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट के जिसको आप कहते हैं, जो कि स्प्रिंग के थिकनेस पे डिपेंड करता है ना। तो जितना ज्यादा गैप बनाना है उतना आपको मोटा स्प्रिंग लेना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपके ब्रेकर का कॉस्ट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देयर आर मेनी प्रॉब्लम। तो कम गैप पे कितना अच्छा डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिल रहा है वैक्यूम में। कम गैप पे बहुत अच्छा ब्रेकडाउन ये देता है। देखिए और आगे देखिए, अगर गैप 2.5 mm हो जाए तो उस केस में जो एयर का डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, एयर में डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कितने वोल्टेज पर होगा, 7.5 किलो वोल्ट पे, जबकि वैक्यूम में कितने पर होगा, 140 किलो वोल्ट पे। और बढ़ाए अगर आप 4.5 mm अगर गैप रखते हैं तो उस कंडीशन में डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एयर में अगर है तो हो जाएगा 15 किलो वोल्ट पर, और वैक्यूम में है तो होगा कितने पर, 200 किलो वोल्ट पर। तो ये टेबल भी ये बता रहा है कि वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है, आर्क बनने की भी संभावना बहुत कम है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है। दोनों एक ही चीज हुआ, आर्क नहीं बन रहा है इसका मतलब मीडियम आयोनाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा है। खैर एक और डाटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यहां मैंने थर्ड में बनाया है। अब देखिए, फॉर ए गैप ऑफ 10 mm, अगर 1 सेंटीमीटर का गैप है, 10 mm का अगर गैप है, तो एयर कितने में ब्रेक डाउन हो जाएगा, हम लोग को पता ही है 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। तो 10 mm का गैप है तो एयर ब्रेक डाउन हो जाएगा 30 किलो वोल्ट पर। SF6 जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, अगर वो नॉर्मल प्रेशर पर है, 1 बार अगर प्रेशर है तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा 60 किलो वोल्ट पर, अगर गैप कितना है 10 mm, ठीक है। नेक्स्ट वाइल 110 किलो वोल्ट पर ब्रेक डाउन हुआ, वैक्यूम 170 किलो वोल्ट पर ब्रेक डाउन हुआ, है ना। और SF6 एट 5 बार 250 किलो वोल्ट पर। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि वैक्यूम इज फार बेटर देन एयर, SF6 एट नॉर्मल प्रेशर एंड वाइल, तो बहुत अच्छा है ना। अब आइए इस थर्ड वाले फिगर पे, थर्ड वाला जो प्रैक्टिकल ये फिगर बनाया गया, आप देखिए यहां पे y एक्सिस पर है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज और x एक्सिस पर है गैप, है ना, कि गैप कितना है। तो ये जो ब्लैक वाला है ये है SF6 एट 1 बार, अगर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस 1 बार पर है तो उसका गैप और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा है। अगर SF6 एट 5 बार है, मतलब प्रेशराइज्ड है, SF6 प्रेशराइज्ड गैस है, तो फिर इसका ये ब्लू वाला है। और अगर वैक्यूम है तो उसका कुछ इस तरह का है, ये स्टार्टिंग में ऐसा हुआ फिर ये फ्लैटन हो गया। अब इसको जरा समझिए, देखिए अगर आपका गैप, अगर आप गैप कॉन्टेक्ट्स के बीच का 5 mm रखते हैं, 5 mm, तो जरा ऊपर पढ़िए, है ना, लगभग कुछ इस तरह का चलेगा। तो जब 5 mm का गैप है तो SF6 है तो वो ओनली आपको लगभग 25 किलो वोल्ट का ब्रेकडाउन दे रहा है। 25 किलो वोल्ट अप्लाई करेंगे 5 mm गैप के साथ ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर आप SF6 एट 5 बार को देखें, 5 बार को देखें तो ये भी आपको लगभग 60 के करीब दे रहा है। और अगर आप वैक्यूम को देखें तो ये आपको लगभग 150 का ब्रेकडाउन दे रहा है, 150 किलो वोल्ट पे जाकर के ब्रेक होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो इसका मतलब है कि कम गैप में ये ज्यादा वोल्टेज को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं अगर आप जहां पर ये इसको क्रॉस कर गया उसके आगे अगर देखिए कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट पे देखें 15 mm पर, अगर 15 mm का गैप है, सॉरी 15 mm का गैप है, तो जहां वैक्यूम आपको लगभग 200 किलो वोल्ट का ही ब्रेकडाउन
दे सकता है, वही SF6 आपको कहीं ज्यादा का दे सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सिंपल कि दोनों के एडवांटेज को लेने के लिए वैक्यूम क्या कर रहा है कि अगर वोल्टेज कम है, अब देखिए 150 या उससे कम है ना, या 200 आपको इस फिगर में दिख रहा है, उससे अगर कम वोल्टेज है तो उसमें मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर सप्लाई वोल्टेज अगर 200 से कम है ना, 150 या 200, ये ग्राफ 150 पर ही ये हो जाता है, 150 से अगर कम है तो 150 से कम है तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो कम गैप में ही आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 200 किलोवोल्ट का दे देगा, है कि नहीं। अब देखिए 5 mm पर ही ये करीब 150 किलोवोल्ट का दे रहा है, जबकि SF6 मात्र 50 दे रहा है। तो अगर वोल्टेज लेवल कम है, आपको तो यही चाहिए ना कि कम गैप बनाना पड़े ताकि हमको खर्च कम पड़े और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा मिले। तो 150-200 किलोवोल्ट के नीचे आपको वैक्यूम कम गैप में ही अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाएं, 200 किलोवोल्ट के ऊपर जाएं, इवन इसके ऊपर जाएं, तो आप देखिएगा कि तब 200 किलोवोल्ट के ऊपर जो कि वैक्यूम फिर फ्लैट हो जाता है, तो उसके ऊपर फिर आपको SF6 जो है 5 बार पे ये हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हायर ब्रेकडाउन देगा कम गैप पर। क्योंकि अगर आप देखें, अगर हम 25 mm रखें तो 25 mm पे देखिए, अगर वैक्यूम में 25 mm का गैप है तो ये 220-225 के करीब ही आपको ब्रेकडाउन दे रहा है, जबकि SF6 को देखिए तो वो 400 किलोवोल्ट के लगभग आपको ब्रेकडाउन दे रहा है। तो मोटा मोटी बात ये निकल के सामने आई कि लोअर वोल्टेज के लिए वैक्यूम बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि कम गैप बनाना पड़ रहा है और ब्रेकडाउन दे रहा है। और हायर वोल्टेज के लिए SF6 बहुत अच्छा है, क्योंकि वैक्यूम फिर इसका कर्व फ्लैट हो जाता है, जो इसकी प्रॉपर्टी है। तो जनरली यही ट्रेंड आज के समय में यूज भी हो रहा है। इवन वैक्यूम 150 तक आपको 200 तक दिख रहा है इसमें, लेकिन चूंकि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज वगैरह आता है डबल का, इसलिए जनरली वैक्यूम को हम लोग यूज करते हैं अप टू 33 किलोवोल्ट। 33 किलोवोल्ट तक वैक्यूम का यूज होता है, और उसके अबव अब यूनिवर्सली हर जगह लगभग SF6 का ही यूज होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको यही बताने के लिए था कि जब तक ये क्रॉस नहीं किया है उस वोल्टेज तक अच्छा ब्रेकडाउन आपको कम गैप में वैक्यूम दे देगा, और उसके बाद के लिए आपको SF6 को यूज करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये है आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इंट्रोडक्शन पार्ट। आप समझ लीजिए कि मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि आर्क के बनने के जो कारण हैं, जो मेन कारण है वो है मीडियम का होना। वैक्यूम में हम जब एयर को विड्रॉ करके वहां पे प्रेशर बहुत कम कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ टॉर, तो उस कंडीशन में जो मीडियम बचता है वो इजिली आयोनाइज नहीं होता है, उस हीट से आयोनाइज नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सरफेस, उनका कॉलिजन उनसे नहीं हो पाता है ताकि वो आयोनाइज हो, और उस कंडीशन में आपको आर्क बनने का चांस न के बराबर, हालांकि आर्क बनता है, वो देखेंगे क्यों बनता है, बट न के बराबर आर्क बनने का चांस है, एक बात। और दूसरी बात कि वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू एयर और वाइल और SF6 एट नॉर्मल प्रेशर, है ना। तो इन दोनों कारणों से वैक्यूम इज वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाइल और एयर। ठीक है, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पर और फिर कंस्ट्रक्शन के वर्किंग पर। ये प्रयास किए हैं थोड़ा सा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इंटरनल जो होता है वो आपको दिखाने का। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो आपको दिखेगा, ऐसे बाहर से आप देखेंगे तो आपको नीचे एक बक्सा दिखेगा इस तरह से, जो कि ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, और ऊपर में इस तरह से 3 आपको दिखाई देंगे पोल, 3 फेज के लिए 3 पोल, और इन पे आपको दिखेगा इस तरह से इंसुलेटर्स चारों तरफ से, है ना, तीनों पे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि ऊपर से
सप्लाई आती है, ऊपर में एक टर्मिनल होता है सप्लाई लेने के लिए, और बीच से आउट होता है ना, ऊपर से आया बीच से आउट हुआ। तो ये जो ऊपर और बीच का ये जो पार्ट है, इसी के बीच में आपका ये पूरा इंटरप्टर, इसको पूरे को इंटरप्टर आप कह सकते हैं। तो ये इसके बीच में ही अंदर में ये होता है जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। ये फिक्स्ड कांटेक्ट है और यहां से मूविंग कांटेक्ट जो कि फिर यहां से कनेक्शन बाहर निकल जाएगा। तो ऊपर और मिडिल के बीच का ही सारा का सारा चीज है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये ध्यान में रखने की होती है कि वैक्यूम कहीं हमारा गड़बड़ा न जाए, है ना। वैक्यूम मतलब कहीं से इसमें एयर का लीकेज ना हो जाए, मतलब एयर तो इसमें से निकाले, मतलब बाहर से कहीं इसमें आ न जाए। तो इसके लिए काफी प्रिकॉशन रखना पड़ता है। उसके लिए व्यवस्था हम लोग देखते हैं, यहाँ पर करते हैं कैसे क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए रेड में जो है वो कंडक्टिंग पार्ट है जिससे करंट पास करेगा। ये फिक्स्ड कांटेक्ट है जिसमें कि करंट आएगा। और ये इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो जनरली मतलब फिक्स्ड कांटेक्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है। क्यों होता है देखेंगे हम। और सिलेंडर का मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही है ऊपर नीचे दोनों का। तो ये इलेक्ट्रोड है, फिर नीचे वाला मूविंग कांटेक्ट ये है, इसका भी ये इलेक्ट्रोड है। ये इन्फ्लुएंस मेटल का इन्फ्लुएंस होता है जो कि टाइट रखता है ताकि अंदर बाहर से कोई एयर बाहर से इन न करे। साइड के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आप देखिए सेरामिक और ग्लास एनवेलप है, दोनों तरफ से ग्लास का एक कोटिंग, मतलब सिलिंड्रिकल ग्लास की पूरी कोटिंग है, सील्डेड है ग्लास से अच्छे से ताकि कोई भी लीकेज ना हो। सिरेमिक या ग्लास दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इंसुलेशन का भी काम करेगा। अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो ग्लास के लिए ज्यादा है, क्योंकि ग्लास के साथ एक बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आपका इंटरप्टर का जो वैक्यूम है अगर लीक हुआ होगा, मतलब अगर कहीं से अंदर एयर अगर आ गया होगा तो ग्लास का कलर चेंज हो जाएगा, वो व्हाइट में व्हाइट हो जाएगा। तो देखने से भी आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये तो इंटरप्टर लीक कर गया, मतलब इसमें एयर कहीं से आ गया। तो इसलिए ग्लास को लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं, हालांकि दैट इज। और इसके ऊपर से फिर रहेगा क्या, ये आपका जो ऊपर वाला है। अब इसके अलावा एंड सील्ड यही है, इसके और इसके बीच में एक और देते हैं प्रोटेक्शन लेयर ताकि और भी कोई एयर आने का कोई चांस ना हो। चारों तरफ से सिरेमिक ग्लास का एनवेलप आप समझ गए, इधर भी है इधर भी है। फिर ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वेपर सील्ड स्टील का बना होता है ना। इसका क्या पर्पस है हम लोग देखेंगे। ये दोनों जो कॉन्टेक्ट्स हैं इसका नाम है इलेक्ट्रोड्स। ये नीचे में ये भी आयरन का ही होता है, मेटल बिल्लो स्प्रिंग के जैसा, है ना। ये इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो आपका मूविंग कॉन्टेक्ट है उसके मूवमेंट को, और इस तरह से मूवमेंट करवाता है ताकि कोई भी एयर का इनकमिंग अंदर में ना हो पाए। और नीचे फिर इन्फ्लुएंस है और ये सील्ड के सपोर्ट का नट बोल्ट वाला पार्ट है। अब देखिए इसका वर्किंग क्या है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों कॉन्टेक्ट आपस में बड़े ही टाइटली प्रेस्ड होंगे, है ना, एकदम टाइटली प्रेस्ड होगा। करंट यहां से आएगा नीचे से निकल जाएगा। जब कोई फॉल्ट होगा और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म मूविंग कॉन्टेक्ट्स को पुल करेगा। कॉन्टेक्ट्स हम इसलिए बोले क्योंकि एक साथ तीनों फेज के कॉन्टेक्ट्स पुल होंगे। तो जब ये मूविंग कॉन्टेक्ट पुल होता है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सरफेस, जैसे कि ये दोनों जो सरफेस है काफी स्मूथ आपको दिख रहा है ना, मार्कर का ये जो है बहुत स्मूथ दिख रहा है। लेकिन मैक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको कई सारे माउंटेन और ये मिलेगा क्रेस्ट, है ना। ऐसा आप लोग बताए भी हैं, आर्क वाले में बताए थे कि कई सारे हिल्स एंड माउंटेन्स टाइप के इसमें आपको मिलेंगे, है ना। तो होता ये है कि कितना भी स्मूथ हो उसमें होता है वो माउंटेन्स और हिल्स। और जब ये कॉन्टेक्ट जब सेपरेट होते हैं तो जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि जो कॉन्टेक्ट ऑफ जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो काफी कम हो जाता है ना। और उसके कारण रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है, हीट काफी ज्यादा जनरेट होता है, ठीक है। तो हीट जनरेट होने से चूंकि यहाँ मीडियम में तो कुछ है नहीं, तो मीडियम तो आयोनाइज नहीं होगा, लेकिन मतलब ऐसा हम लोग सोचे भी थे कि भाई कोई मीडियम नहीं है तो कोई आर्क नहीं बनेगा। लेकिन जो आर्क बनाने का जो दूसरा कारण है, थर्मायोनिक एमिशन तो नहीं हुआ,
लेकिन जब कांटेक्ट जब सेपरेट होंगे तो उस हीट के कारण जो सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलेंगे। और होता क्या है कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और सरफेस का जो मटेरियल है, इसमें मटेरियल जैसे हमने देखा टंगस्टन का, सरफेस का जो मटेरियल है उस हीट के कारण वो मटेरियल भी डिकम्पोज होके इवेपोरेट होने लगता है, मतलब वाष्प का, भाप का फॉर्म बनाने लगता है हीट के कारण। जो सरफेस का जो मटेरियल है वो वैक्यूम में जब उतना हीट प्रोड्यूस होता है तो एक भाप टाइप का इवेपोरेट करता है, सरफेस का मटेरियल इवेपोरेट करता है, वाष्पीकृत होता है और एक भाप टाइप का चारों तरफ बना लेता है और उस भाप के थ्रू कंडक्शन होने लगता है। समझ रही बात? तो कोई मीडियम आयोनाइज नहीं हुआ, उस हीट के कारण वो जो सरफेस है वो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट हो गए, वाष्प में कन्वर्ट होने लगे और चारों तरफ एक वाष्प बन गया, जिस तरह से हाइड्रोजन गैस बन जाता था और उस वाष्प के थ्रू कंडक्शन होने लगा। ये एक समस्या आ जाती है वैक्यूम में। तो उसके लिए ये दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं वेपर सील्ड जो स्टील का है, स्प्लैटर्स भी कहते हैं उसको, वेपर सील्ड जो स्टील का है वो दोनों तरफ ऐसे लगा हुआ है। इसका काम क्या है? जैसा आप वेपर सील्ड कह सकते हैं, वेपर कंडेंसेशन सील्ड भी कह सकते हैं। इसका काम ये है कि इन कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो वेपर बनेगा उस वेपर को, वो वेपर जब फैलेगा तो सबसे पहला उनका संपर्क इन सील्ड से होगा। वेपर सबसे क्लोज है ये वेपर कंडेंसेशन सील्ड, और वो वेपर जब इस सील्ड के पास जाएंगे तो कंडेंस हो जाएंगे, है ना। कंडेंस हो जाएंगे मतलब जैसे ही कंडेंस होंगे फिर वो आयन का फॉर्म नहीं बन पाएगा, वो कंडेंस हो जाएंगे। तो होता क्या है एक्चुअली कि जब ये कांटेक्ट सेपरेट होते हैं हीट के कारण, जो सरफेस है वो इवेपोरेट होता है, भाप बनता है, लेकिन जैसे ही कोई अगला करंट जीरो आता है, करंट जीरो होता है, तो उस समय क्या होता है कि जब करंट जीरो हुआ तो उस समय तो करंट बहुत कम है, तो उस समय कोई नया वेपर नहीं बन रहा है। तो चूंकि उस समय इंटेंसिटी कम हो गई इसलिए वेपर फैलता है और फैल करके इनकंडेंसेशन सील्ड पे जाकर के कंडेंस हो जाता है ना। तो कंडेंस जैसे ही होगा, यहां से हट गया वेपर, फिर धीरे धीरे चूंकि फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड भी धीरे धीरे घटता है तो फिर नया वेपर इस टाइप से नहीं बन पाता है जो कि आर्क को कंटिन्यू कर पाए। और दूसरी बात ये भी है कि चूंकि आपका जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है ना, तो मीडियम तो आयोनाइज होने से रहा, जो ये भाप बनना है वो इसका जो सरफेस है वो सरफेस ही वाष्प में कन्वर्ट होकर के भाप बनेगा, वो भी जब करंट जीरो होगा तो फैल के वेपर कंडेंसेशन सील्ड पे जाकर के कंडेंस हो जाएगा। उसके बाद फिर नया भाप बन सकता है, बट चूंकि करंट की इंटेंसिटी धीरे धीरे घटती जाती है इसलिए फिर वो खत्म ही हो जाता है, आर्क क्वेंच हो जाता है। इस प्रक्रिया को और फास्ट करने के लिए और कम से कम भाप बने, है ना, और जल्दी से जल्दी ये हो जाए, एक्सटिंग्विश हो जाए, उसके लिए ये जो सरफेस है ये सरफेस स्पेशल मटेरियल्स के बने होते हैं। उन मटेरियल्स को रखने का एक तो कारण ये है, दूसरा ये भी है कि करंट चॉपिंग वगैरह जो फेनोमेना है उसको ना होने दिया जाए। करंट चॉपिंग क्या देखेंगे हम लोग, बट उसको ना होने दिया। तो जनरली जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनका जो स्पेशल आप डिजाइनिंग देख रहे हैं इस तरह से, वो उसका कारण यही है कि ये जो वेपर का जो प्रोडक्शन है, ये इस तरह से जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको कम से कम किया जाए। तो इसमें जनरली दो मेटल का हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कॉपर बिस्मुथ का हो सकता है मटेरियल, है ना, जो प्लेट्स हैं, कॉपर बिस्मुथ है, कॉपर लीड है, फिर सिल्वर बिस्मुथ है, सिल्वर बिस्मुथ, सिल्वर लीड, इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स का हम लोग बना सकते हैं, है ना। कॉपर बिस्मुथ, सिल्वर लीड, कॉपर लीड। तो मतलब
या तो इसका या इसका या इसका या इसका, चारों कॉम्बिनेशन में, इन चारों में से किसी का ये होता है, ताकि जो हमारा आर्क जो बन रहा है वेपर के कारण वो कम से कम बने और आर्क क्वेंच हमारा फास्टली हो। तो ये सब करके हम लोग आर्क, इसमें जो वेपर बनता है वो कंप्लीट खत्म हो जाता है 40 मिली सेकेंड के अप्रोक्सीमेटली टाइम में। इट इज वेरी स्मॉल टाइम, है ना। 40 मिली सेकेंड में ही वो बनेगा, कंडेंस होगा, काम खत्म हो जाएगा। तो काफी फास्ट ऑपरेशन है, ठीक है। अब ये जो मेटल बेलोज हैं, इनका काम यही है कि जो भी ये मूविंग कॉन्टेक्ट नीचे खिंचाएंगे, फिर क्लोज में जब ये ऊपर जाएंगे तो इसके मूवमेंट को एक स्प्रिंग देना ताकि ब्रेक वगैरह ना हो, और दूसरा कि ये जब ऊपर नीचे करे तो उस कंडीशन में कोई भी एयर इसमें अंदर में ना आए, बिल्कुल वैक्यूम बना रहे। तो इसके मूवमेंट के लिए मेटल बेलो है। तो ये आपको मोटा मोटी वर्किंग हुआ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। इसमें एक ही प्रॉब्लम आता है कि जब कॉन्टेक्ट सेपरेट करते हैं तो उनके सरफेस जो हैं वो एवापोरेट होते हैं, भाप बनाते हैं। हालांकि इसकी डिजाइनिंग और मटेरियल यूज करके हम उसको कम कर लेते हैं और बहुत अच्छा है, बहुत शॉर्ट टाइम में 40 मिली सेकेंड में आपका वो सारा कुछ खत्म, करंट जीरो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो इसका बहुत अच्छा है ही, तो ये आपका काम करेगा। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ऑटो रिक्लोजर के रूप में यूज हो सकता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, सिर्फ आप बीच में ग्रीसिंग वगैरह कर लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए, ठीक है। ऑयल वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, लीकेज वगैरह का कुछ नहीं है, सेफ्टी हैजार्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंटेनेंस फ्री, लॉन्ग लाइफ, है ना, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशन तक में 30,000 ऑपरेशन करते हैं लगभग, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें, और लाइट वेट है, इस तरह से कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो अब तो 33 किलो वोल्ट तक इसी का बोलबाला है। तो ये रहा आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसके बाद जो अगला ब्रेकर है SF6, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।